कभी सोचा है कि कुछ देश इतने शांत और खुशहाल क्यों हैं और कुछ हमेशा लड़ाई झगड़े और बंटवारे में ही उलझे रहते हैं? असल में इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा होता है, सत्ता की साझेदारी। तो चलिए आज इसी जरूरी कॉन्सेप्ट को परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सत्ता की समस्या, फिर इसका समाधान क्या है यानी साझेदारी। इसके बाद दो देशों की एक बड़ी मजेदार कहानी देखेंगे, सत्ता साझेदारी की रूपरेखा समझेंगे और आखिर में कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असल समस्या की। क्या होता है जब पावर को बांटा नहीं जाता, जब सारी ताकत एक ही जगह कैद हो जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि अगर सारी की सारी पावर किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में आ जाए तो उसका खतरा क्या है? मतलब जब सारे फैसले लेने का हक एक ही जगह सिमट जाए तो दांव पर क्या-क्या लग जाता है? देखिए, जब पावर कुछ ही हाथों में सिमट जाती है तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तानाशाही आ सकती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं और समाज का जो पूरा ताना बाना है वो बिखर सकता है। और ये कोई सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इतिहास गवाह है, ऐसी दुखद कहानियों की कोई कमी नहीं है। तो फिर इस खतरनाक समस्या का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब एक ऐसे प्रिंसिपल में है जो सुनने में बड़ा सिंपल है लेकिन है बहुत पावरफुल। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है पावर को समाज के अलग अलग हिस्सों, लेवल और ग्रुप्स में बांट देना। क्यों? ताकि कोई एक इंसान या ग्रुप इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो इसका गलत इस्तेमाल कर सके। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है जो सबको कंट्रोल में रखता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है विवेकपूर्ण कारण, मतलब ये एक प्रैक्टिकल और समझदारी भरा फैसला है। इससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं, देश एक रहता है और तानाशाही का खतरा टल जाता है। और दूसरा है नैतिक कारण, मतलब ये मॉरली सही चीज है। ये डेमोक्रेसी की आत्मा है जो कहती है कि हर किसी की आवाज की कीमत है और उसका सम्मान होना चाहिए। किताबों में तो ये सब बातें अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? चलिए अब दो देशों की कहानी देखते हैं जिन्होंने दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने और जिनके नतीजे भी एकदम अलग निकले। ये टेबल देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है बेल्जियम, उसने पावर को शेयर किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसा तरीका अपनाया। नतीजा शांति और एकता। दूसरी तरफ है श्रीलंका, उसने माइनॉरिटी कम्युनिटी को अनदेखा किया, बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया और अंजाम एक भयानक गृह युद्ध। तो ये बहुसंख्यकवाद आखिर है क्या जिसने श्रीलंका में इतनी तबाही मचाई? ये एक ऐसी सोच है कि देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी को जैसे चाहे वैसे राज करने का हक है, भले ही इससे माइनॉरिटी की इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करना पड़े। सीधी सी बात, ये सोच देश को जोड़ती नहीं बल्कि तोड़ देती है। तो अब ये तो समझ आ गया कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी है, पर सवाल यह है कि इसे किया कैसे जाए, इसके क्या क्या तरीके हैं। चलिए देखते हैं। पावर शेयरिंग के मोटे तौर पर चार रूप होते हैं। पहला क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा सामाजिक समूहों के बीच और चौथा राजनीतिक दलों के बीच। आइए अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका यानी जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है। ये तीनों एक ही लेवल पर होते हैं और एक दूसरे के काम पर नजर रखते हैं। इसे ही चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं ताकि कोई भी एक हिस्सा तानाशाना बन पाए। दूसरा तरीका है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसे हम आमतौर पर संघवाद या फेडरलिज्म कहते हैं। इसमें पावर ऊपर से नीचे की तरफ बंटी होती है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, उसके नीचे राज्य सरकारें जो अपने अपने क्षेत्र के मामले देखती हैं, और फिर सबसे नीचे स्थानीय सरकारें जो शहरों और गांवों के लिए काम करती हैं। तीसरा और चौथा तरीका भी बहुत जरूरी है। इसमें सत्ता को अलग अलग सामाजिक, धार्मिक या भाषाई ग्रुप्स के बीच बांटा जाता है। बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच पावर के लिए कंपटीशन होता है तो वो भी एक तरह से सत्ता की साझेदारी ही है। इससे यह तय होता है कि सत्ता किसी एक पार्टी के हाथ में हमेशा के लिए ना रह जाए। तो हमने ये सब समझ लिया, अब चलिए पूरी बात को समेटते हैं। आखिर में सत्ता की साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है? इसका निचोड़ क्या है? तो देखिए, इसके फायदे एकदम साफ हैं।
ये समाज के अलग अलग ग्रुप्स के बीच लड़ाई झगड़े को रोकती है, देश की एकता को मजबूत करती है, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल रखती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सबसे बड़ी बात, ये लोकतंत्र की असली भावना को जिंदा रखती है। मतलब ये सिर्फ कोई राजनीतिक तरीका नहीं है, बल्कि एक स्थिर और न्यायपूर्ण समाज की नींव है। और आखिर में एक सवाल, अगर सत्ता की साझेदारी एक देश को स्थिर रखने के लिए इतनी जरूरी है, तो क्या यही सिद्धांत किसी भी टीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी समुदाय पर लागू नहीं होते? इस पर जरूर सोचिएगा।